अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज, शोर शराबे और हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले बॉयकॉट और फिर कम हाजिरी के दौरान वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आज कौमी असम्बली में नए माली साल का बजट पेश कर दिया। नए माली साल के बजट के लिए 18,877 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि बजट में IMF की शराइत के मुताबिक टैक्स का हजम 12,970 अरब रुपए रखा गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टैक्स हदफ है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी बजट तकरीर में बताया कि अगले माली साल तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है, जबकि महंगाई के लिए 12% का तखमीना लगाया गया है, जबकि बजट खसारा GDP का 6.9% और प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर खजाना ने ऐलान किया कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। PIA की निजकारी की तफसीलात कौमी असम्बली में शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि 12 कंपनियों ने PIA की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, जबकि इसी माह 3 जून को प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड ने 6 कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया, जबकि अगस्त 2024 के पहले हफ्ते में सरमायाकारों की जानिब से बिड्स मंगवाई जाएंगी, जिसके बाद ये सिलसिला पूरा मुकम्मल हो जाएगा। आज बजट में पब्लिक सेक्टर पावर कंपनीज की मैनेजमेंट और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए उनके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को शामिल करने का ऐलान किया गया है, जबकि नॉन डिस्क्लोज की निजकारी को भी तेज करने के बारे में बताया गया है। नए बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम में 27% का इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके बाद BISP का हजम 593 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। नए माली साल का टैक्स हदफ 38% बढ़ाते हुए इसे 12,970 अरब रुपए रखा गया है और कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए लगाया गया है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं, यानी टोटल अखराजात का तकरीबन आधा सिर्फ सूद की अदायगी के लिए रखा गया है। जबकि नए माली साल में तरक्याती बजट के लिए 1,500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल में इनकम टैक्स छूट सालाना 6 लाख रुपए तक की आमदनी वाले तबकों पर बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तनख्वाहदार तबके में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स स्लैब में इजाफा न करने की भी तजवीज़ दी गई है, मगर मुख्तलिफ स्लैब्स में टैक्स में इजाफा ज़रूर कर दिया गया है। जबकि गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 45% रखने की तजवीज़ दी गई है। बरामदात को बढ़ाने और एक्सपोर्टर्स की मुश्किलात को आसान बनाने के ऐलानात के साथ साथ एक्सपोर्टर्स पर नॉर्मल टैक्स निज़ाम के तहत टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि प्रॉपर्टीज़ पर, कैपिटल गेंस पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए मौजूदा निज़ाम के तहत होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर टैक्स लगाने की बजाय अब होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15% की शरह से, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत 45% की शरह से टैक्स वसूली की तजवीज़ दी गई है। जबकि सिक्योरिटीज़ के लिए भी कैपिटल गेंस पर टैक्स निज़ाम को तब्दील करते हुए 1 जुलाई के बाद से होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त टैक्स दहिंदगान के लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदने पर 3% और टैक्स ना दहिंदगान पर 6% टैक्स आयद किया जाता है, जबकि नए बजट में फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताखीर से टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं और ताजिरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स ना दहिंदगान की हौसला शिकनी के लिए तमाम कारोबारों की पूरी सप्लाई चेन के लिए एडवांस टैक्स वसूली के स्कोप को बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। नॉन फाइलर्स से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि तमाम गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासुब पर करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह अगले माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,281 अरब रुपए हासिल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि पेट्रोलियम लेवी का ज़्यादा से ज़्यादा रेट 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर किया जा रहा है। बजट तकरीर के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मुतारिफ करवाने के बावजूद तंबाकू की स्मगल्ड, जाली और नॉन टैक्स पेड मसनूआत की मार्केट में दस्तियाबी एक मसला है। इस मसले के हल के लिए टैक्स स्टैम्प्स के बगैर सिगरेट बेचने वाले रिटेलर्स को सख्त सजा देने की तजवीज़ है, जिसमें उनकी दुकानों को सील करने की तजवीज़ शामिल है। इसके अलावा फी किलो सीमेंट पर आयद FED 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए करने की तजवीज़ है। बजट तकरीर के मुताबिक रियल एस्टेट में इस्तेहकाम लाने और स्पेकुलेशन को रोकने के लिए नए प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% FED आयद करने की तजवीज़ है। वजीर खजाना ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से हाइब्रिड और आम गाड़ियों के दरमियान कीमतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क की वजह से हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में 2013 में रियायत दी गई थी। इस वक्त दोनों किस्म की गाड़ियों की कीमतों में फ़र्क कम हो चुका है और मकामी तौर पर हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसलिए मकामी सनत को फ़रोग देने के लिए ये रियायत वापस ली जा रही है। इसके अलावा लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है, क्योंकि $50,000 और इससे ज़ायद की कीमत की गाड़ियाँ दरामद करने वाले अफराद वाजिबुल अदा टैक्स
और ड्यूटीज़ भी अदा कर सकते हैं। साथ ही बजट में ऐलान किया गया है कि 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% का इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा पेंशन में 22% इजाफे की भी तजवीज़ है और कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करने की तजवीज़ है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मसरूफ़ दिन था आपके लिए, बजट अनाउंस किया आपने। सबसे अहम सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये जो बजट है इससे IMF भी मुतमईन है? जब ये बजट अनाउंस किया गया है तो उन्हें ऑन बोर्ड लेकर किया गया है और ये सर्टेनिटी हो मार्केट में कि ऐसा नहीं होगा कि IMF कुछ चीज़ों पर नाराज़ हो जाए और उसे एतमाद में ना लिया गया हो? देखिए, पहली बात तो ये है शाहजेब साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, ये जो बजट बनाया गया है ये बहुत, मैं हमेशा बुनियादी बात कहूँगा कि ये अगर हमने इस मुल्क को सही सिमत पे लेके जाना है तो जो हमारी टैक्स टू GDP रेशो है उसको हमने बतदरीज बेहतर बनाना है। तो ये जो सारी इसमें बातें की गई हैं कि इसमें जो रेवेन्यू मेजर्स हैं और जिस तरह हमने रेवेन्यू को आगे लेके जाना है ताकि हम एक टाइम पे 3 से 4 साल के पीरियड में एक सस्टेनेबल टैक्स टू GDP रेशो पे पहुंच जाए। इसी तरह जो हमारी एक्सपेंडिचर्स में जो रिडक्शन है, जो SOE रिफॉर्म्स की बात की गई है, जो प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है, तो पहली बात तो ये है ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आपने कही है कि इज़ दिस इन लाइन विद व्हाट द IMF इज़ आल्सो आस्किंग फॉर, इसमें मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी और जो उनके साथ बातें हुई जो 8-10 दिन जब मिशन यहाँ था, बिल्कुल अलाइनमेंट है। सब और 12,970 अरब रुपए का जो टैक्स टारगेट है इस रवा माली साल के मुकाबले में 38% ज़्यादा रवा माली साल का हमारा कुछ शॉर्टफॉल नज़र आएगा 100-150 अरब रुपए का। तो आप समझते हैं कि ये हासिल हो पाएगा या सिर्फ IMF की डिमांड थी इसलिए रख दिया गया? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि इस साल 9.4 ट्रिलियन का बजटेड नंबर था। उसमें हो सकता है थोड़ा सा कोई शॉर्टफॉल हो, बट वी आर लार्जली गोइंग टू गेट देयर, विच मीन्स व्हाट शाहजेब साहब के वी हैव रजिस्टर्ड ए रफली 30% डेल्टा ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ FBR रेवेन्यूज़। सो आपकी बात दुरुस्त है कि 38% का जो नंबर है वो काफ़ी बड़ा मालूम होता है, लेकिन इफ़ यू सी इट ऑन द बैक ऑफ 30%, आई थिंक इसमें देखें एक 2-3 चीज़ें होती हैं ना। एक तो एक बॉयंसी होती है कि एक इन्फ्लेशन की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से एक लेवल तक तो हम उस वजह से पहुंच जाएंगे। उसके अलावा आपने देखे हैं जो रेवेन्यू मेजर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, उसमें इनकम टैक्स है, उसमें जो सेल्स टैक्स की जो कुछ एग्जेम्पशंस थी उनको रिमूव किया गया है, लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ों को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दिया है। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बिल्कुल ये वो सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी के सेक्टर्स हैं। इसी तरह इनकम टैक्स साइड पे भी जो सैलरीड क्लास है उसको हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दिया है। आई वांट टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, ताकि उसमें कोई गुंजाइश ना रहे कि जो सैलरीड क्लास है उसका जो मैक्सिमम स्लैब है उसको बिल्कुल टच नहीं किया गया, वो उसी जगह पे मौजूद है। इसी तरह जो 600,000 की जो एग्जेम्पशन थी उसको भी बरकरार रखा गया है। उसमें से जो कुछ बाकी स्लैब्स हैं उसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल की गई है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी ए वेरी मीनिंगफुल चेंज। हाँ, जो नॉन सैलरीड हैं उस साइड पे मैक्सिमम स्लैब को 45% किया गया है। और आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जी देखिए, जो हम इस वक्त, मैंने कल भी ये कहा है कि वी हैव टू मूव इन अ डायरेक्शन वेयर एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट, एवरीवन। तो इसीलिए आपने देखा है कि हम नॉन फाइलर्स को बिल्कुल प्यूनिटिव साइड पे लेकर गए हैं, ताकि वो 2, 3, 4, 5 दफ़ा सोचें कि उन्होंने इस मुल्क में टैक्स अदा करने हैं कि नहीं अदा करने। और इसी तरह जो बाकी इस्लाहात हैं वो भी इसी तरह हम इसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इसमें टू आंसर योर क्वेश्चन, बिटवीन द इन्फोर्समेंट से मेरी क्या मुराद है कि जो ऑलरेडी पॉलिसीज़ आर इन प्लेस इवन बिफोर दीज रेवेन्यू मेजर्स,
उसको हमने इन्फोर्स करना है। उसको जो ट्रैक एंड ट्रेस में हो रहा था या पॉस मशीनों में हो रहा था, जहां हमारी, जैसे मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि उसमें हमारी भी कोताही है कि हमने उसकी डिज़ाइन फंक्शनैलिटी में उस तरह नहीं जा सके जिस तरह जाना चाहिए था। इम्प्लीमेंटेशन वाज लैक्स एंड देयरफॉर जो अपसाइड हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसी तरह जो बाकी सेक्टर्स हैं जो अभी तक अनटैक्सड हैं, उसमें मैंने आज जिक्र किया है कि जो हमारे ताजिर भाई और बहनें हैं, अब उनमें से 31,000 रजिस्टर कर चुके हैं। और अगर आपको याद हो शाहजेब साहब कि ये अप्रैल के महीने में ये बात कही जा रही थी कि ये तो पूरी चीज़ फेल हो गई है क्योंकि सिर्फ 75 लोगों ने फ़ाइल किया है। तो देखिए वी हैव स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और मैं लास्ट चीज़ सिर्फ ये कहूँगा कि जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है ये बहुत चीज़ों की हमें हेल्प करेगी। क्योंकि देखिए मैं हमेशा खुलकर बात करता हूँ, वाई डोंट पीपल वांट टू कम इनटू द नेट। उनका एक डर है, एक खौफ है कि हमें हरास किया जाएगा, हमारे से जो है सही ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। द मोर वी रिमूव द ह्यूमन इंटरवेंशन इन FBR, दैट इज़ द वे टू क्रिएट ट्रस्ट एंड अर्न ट्रस्ट कि आप टैक्स दीजिए और अगर आप सही तरीके से टैक्स देंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा भी रवैया होगा वो सही तरीके से जाएगा और आगे जाएगा। तो इसलिए जी मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ये हम जो टारगेट है इसको मीट कर पाएंगे। वैसे अब 2-3 चीज़ों पर आपने बात की वन बाय वन। एक तो जो नॉन सैलरीड इनकम है, आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी कयास राइयाँ हो रही थी कि जो सैलरीड इनकम है वो 45% जो टॉप स्लैब है वो हो जाएगी, मगर जो नीचे की स्लैब्स हैं उनमें ज़ाहिर है जो फिक्स्ड अमाउंट है और जो रेट है उसको ज़रूर उसमें रद्दोबदल किया गया है। जो नॉन सैलरीड है उनको 45% कर दिया गया। अब जो नॉन सैलरीड है उसमें इन्फोर्समेंट का ज़्यादा मसला है, रेट का कम मसला है। सैलरीड तो ज़ाहिर है एट सोर्स दे देते हैं। अब चाहे वो डॉक्टर्स हों, सलून्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, शादी हॉल्स का कहते हैं कि 100 अरब रुपए का सालाना उनका बिजनेस है, मगर वो सब कैश में काम करते हैं। तो आप रेट बढ़ाकर कैसे इन्फोर्स कर देंगे? वो तो मसला इन्फोर्समेंट का है, वो और ज़्यादा कैश में काम करना शुरू कर देंगे। देखिए इन्फोर्समेंट का जो मसला है वो तो अक्रॉस सेक्टर्स है। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो आपका एक स्केप्टिसिज्म है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बिकॉज़ क्योंकि हम पहले क्यों नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे सिस्टम्स में हमने लूप होल्स छोड़े हैं और उसमें लेजिस्लेटिव एजेंडा में भी लूप होल्स थे। उसमें जो हमारा सिस्टम है चूँकि सारा मैनुअल है और आप सही कह रहे हैं कि इट्स ऑल अराउंड सेल्फ असेसमेंट, और उस असेसमेंट की वजह से जो बीच में फिर ह्यूमन इंटरवेंशन आती है उसकी वजह से लीकेजेस होती हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ों को आगे जो है वो लेकर चलना है। लेकिन देखिए मैं सिर्फ ये एक आपको बात कहूँ कि अभी तक होता क्या रहा है शाहजेब साहब, होता यही रहा है कि आप सारे उन सेक्टर्स को पकड़ें वेयर देयर इज़ ईज़ ऑफ कलेक्शन। ये कब तक हम करेंगे, ये हम कब तक करेंगे? ये अभी जो बात चल रही है कि जी सैलरीड क्लास और बाकी जो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कुड वी हैव पुश दिस होल कैन डाउन द रोड? यस वी कुड हैव। लेकिन अगर हम ये नेट नहीं बढ़ाएंगे और अपनी एम्बिशन नहीं बढ़ाएंगे सिर्फ ये कहते हुए कि ये पहले नहीं हुआ तो इस दफ़ा नहीं हो पाएगा, तो फिर तो यही होगा कि ईज़ ऑफ कलेक्शन वो तो सबसे आसान काम है कि जो ऑलरेडी नेट में है आप उन पर बढ़ाते जाइए। बट दैट इज़ नो आंसर एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू लीड अस टू सस्टेनेबिलिटी। एक साल तो हमारा चल जाएगा, ये साल हमारा चल सकता था इवन विद द सैलरीड क्लास क्वाइट फ्रैंकली, क्योंकि और हम स्लैब्स बढ़ा देते और चीज़ें, बट इज़ दैट द आंसर? द आंसर इज़ नो। तो इसलिए हमें अपनी इन्फोर्समेंट, अपनी कैपेसिटी, और ये शाहजेब साहब मैं आपको बताऊंगा कि देखें इसमें हमें तीनों चीज़ों को हम देख रहे हैं, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी सब। और एक और तीनों चीज़ों का जब अब ये इकट्ठा होगा तो फिर हम आगे लेकर चलेंगे। सब एक और एक्सपोर्टर्स को ज़ाहिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाया गया है। अब पाकिस्तान में ये ज़ाहिर मुतालबा होता है और आपने इसको मैं मेंशन भी किया है कि जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है उसके तहत सब टैक्स दें और सब नॉर्मल अंदाज में टैक्स दें, मगर एक्सपोर्टर्स उल्टा डिमांड करते आए हैं और वो ये डिमांड करते हैं कि जी हमारे तो इस वक्त जो रीजन है उसके मुकाबले में ना हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, ना ही उसके मुकाबले में हमारा एनर्जी टैरिफ है, हमें और फैसिलिटेट किया जाए। तो आपने एक्सपोर्टर्स को एतमाद में लिया है ये करने से पहले? शबर जैदी साहब कह रहे हैं कि ये वापस हो जाएगा, ये इंप्लीमेंट हो नहीं पाएगा।
नहीं, शब्बर साहब तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पहली दो चीज़ें जो वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट की रजीम है दैट हैज़ बीन वेरी हाई एंड देयरफॉर अब ये अल्लाह का शुक्र है कि पॉलिसी रेट जो है उसमें पहली दफ़ा मॉनेटरी ईजिंग शुरू हुई है, बिकॉज द इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी इज़ सच कि इंशाल्लाह ये बतदरीज कम होता जाएगा, लेकिन उनकी बात दुरुस्त है कि वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। द सेकेंड पार्ट जो भी उनकी बात दुरुस्त है इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर कम्पेटिटिव एनर्जी, और उसमें भी इंशाल्लाह शाहजेब साहब मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगले इसी माह के दौरान एक्चुअली हम उनको एक अच्छी खुशखबरी दे सकेंगे। तो लेकिन उनकी भी वो दूसरी बात भी दुरुस्त है। लेकिन तीसरी चीज़ ये है कि देखें, हर एक को नेट में आना है। सिर्फ ये कहना कि जी चूँकि FBR को के साथ अगर हम उसमें आएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो देखें वो तो जो सारे हम डील कर रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स डील कर रहे हैं, सबके साथ ऐसे ही है ना। तो इसलिए एट सम पॉइंट इन टाइम देखिए शाहजेब साहब, मैं आपको बात ये कहता हूँ कि वापस आए या ना आए, बिकॉज इस वक्त रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप जिससे भी पूछें कि जी नेट को कैसे बढ़ाया जाए, और नेट को हमने क्यों बढ़ाना है, क्योंकि 9.5% टैक्स टू GDP पे मुल्क नहीं चल सकता, इस पे तो सब मुत्तफिक हैं। जब आगे जाकर हम बात करते हैं कि जी इसको अब आगे कैसे लेकर जाएं, तो सब गो इन दिस डायरेक्शन सेइंग नॉट इन माय बैकयार्ड। ये तो नहीं हो सकता ना। तो हमें तो अब सबको लेकर चलना है। अगर सैलरीड क्लास है जिनके पैसे सोर्स पे कट जाते हैं, वो भी तो FBR के साथ डील कर रहे हैं ना। तो ये कहना कि जी हमें इसमें दिक्कत होगी, हमें इसमें इश्यूज़ होंगे, और उनकी बात दुरुस्त है, ये हमारा काम है टू इंश्योर कि उनके साथ कोई इसमें जो ज़्यादती है वो ना हो। और बाकी भी उनकी जो बातें मैंने जिक्र किया, DLTL जो है उसमें डिलेज़ हैं, उसको इंशाल्लाह हम इसको आगे ठीक लेके चलेंगे। लेकिन इसमें अब हमारे पास जी कोई हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं शाहजेब साहब? बिकॉज आवर हैंड एज अ कंट्री हैज़ बीन फोर्स्ड। हमारे पास ऑप्शंस अब नहीं रही हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम सेक्टर्स फॉर मोर, एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल। उससे 1-2 साल तो निकाल सकते हैं, और मुझे ये बताएगा कि एक सस्टेनेबिलिटी पाथ पे नहीं हम ले जा सकते। और बहुत सारे कुछ इकदाम हैं, जिस तरह कैपिटल गेन टैक्स ऑन रियल एस्टेट पर जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए 45%, फाइलर्स के लिए 15%, ऑन सिक्योरिटीज़ 45 वर्सेस 15%। फिर एक जो बात थी कि जी नॉन फाइलर्स कोई भी ख़रीदारी करते हुए प्रॉपर्टी की, क्योंकि वो 6% लगता था उनको, तो वो फाइलर हो जाते थे, और चाहे वो लेट फाइल हो, उस पर भी आपने उसको भी पेनलाइज कर दिया है। आपको लग रहा है इन इकदाम से टैक्स नेट बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़ जाएंगे, या फिर रेवेन्यू बढ़ जाएगा, लोग अभी भी फाइलर नहीं बनने को तैयार होंगे? देखिए ये हमने शाहजेब साहब, अगेन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये नॉन फाइलर की इख्तरा समझ नहीं आती। ये वाहिद मुल्क है जिसमें एक नॉन फाइलर की कोई कैटेगरी है। व्हाट इज़ नॉन फाइलर? ये कि या आप टैक्स दे रहे हैं और एक्टिव टैक्स लिस्ट पे है, या आप नहीं हैं। तो एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी हैव टू ट्रांजिशन दिस इन द कि इसको रेवेन्यू जनरेटिंग मेजर नहीं हमने सिर्फ बनाना, हमने सबको एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे लेकर आना है। दैट इज़ द इवेंचुअल गोल। तो इस साल हमने कोशिश ये की है कि ये सिर्फ 1-2-3% का डिफरेंशियल ना डालें, और ये ठीक है उसमें एक फ्लिप साइड होगी कि जी आपने और उसको अनडॉक्यूमेंटेड साइड पे भेजेंगे एट्सेट्रा। टाइम विल टेल शाहजेब साहब, लेकिन मेरा अपना व्यू ये है कि हमने इसको उस साइड पे लेके जाना है। इवेंचुअल एंड गोल इज़ कि हमने ये नॉन फाइलर वाली जो कैटेगरी है इस मुल्क से ख़त्म करनी है। इसको ये रेवेन्यू जनरेटिंग वाला नहीं है। देखिए मैं बार बार आता हूँ, इस मुल्क की सस्टेनेबिलिटी, और दीज आर टफ डिसीजंस शाहजेब साहब, ये कोई आसान डिसीजंस नहीं है। ये सब में ट्रेड ऑफ्स हैं। जैसे आपने जिक्र किया ना कि ये एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे आप ये कर रहे हैं। अगर इतनी ही आसान चीज़ें होती
तो अब तक ये कर दिया जा चुका होता। वैसे मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि हमारी काविश है सट्टेबाजी को डिस्करेज करने के लिए जो टेन्योर रखा गया था कि अगर आपकी होल्डिंग 1 साल से ज़्यादा है तो कितना टैक्स होगा, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे फिर स्टॉक मार्केट हो, सिक्योरिटीज़ हो, 2 साल 3, आपने वो टेन्योर ख़त्म कर दिया है। फ्लैट 15% फॉर फाइलर्स, फ्लैट 45% फॉर नॉन फाइलर्स, इसकी क्या वजह है? राइट, इसमें देखिए अगेन ये तो आर्टिफिशियल है ना कि जी 6 साल रखें या 3 साल रखें या कोई मुद्दत भी ना रखें, तो इसको हमने द आइडिया इज़ टू जस्ट यू नो टेक द टेनर आउट ऑफ द होल पिक्चर। तो इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन इसमें डाली गई है। तो हमारा तो आइडिया इसमें यही है कि दिस इज़ मूविंग टुवर्ड्स सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, और आपने एक और बात की कि जो रिटेलर्स हैं, आप पहले भी कहते रहे कि उन्हें भी टैक्स नेट में आना पड़ेगा, बहुत कम कंट्रीब्यूशन है उनका एज़ कम्पेयर टू देयर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अब उनके लिए एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.25%, 1% जब किया गया उस वक्त भी वो टैक्स नेट में नहीं आए। ताजी दोस्त स्कीम उनको बहुत फैसिलिटेट करके लाई गई थी। 22 मई को जो तादाद थी वो 17,000 थी, आज 30,000 है, तक 1% भी नहीं है जितने रिटेलर्स हैं। आपको लग रहा है सारे इकदाम उनको टैक्स नेट में लाने में कामयाब होंगे या कुछ और जबरदस्ती करनी पड़ेगी? नहीं, देखें ज़बरदस्ती की ऐसी बात नहीं है कि देखें, मैं तो पहले ये कहूँगा कि 2022 में जो मिफ्ता साहब ने कदम उठाया था, मेरा अपना अंदाज़ा है कि अगर उस वक्त उन्होंने तो उस वक्त एक फ़िक्स्ड रेट की बात की थी, गालिबन मैं उस प्राइवेट सेक्टर में था, मैं बाहर से देख रहा था। एज फार आई एम कंसर्न जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने इसको बड़ा सोच विचार के एक चीज़ की होगी, उसको डायरेक्ट टैक्स की बात करने की। अभी तो हमने ये जो बात की है ये तो अभी वैल्यू चेन और सप्लाई चेन की बात की है ना, बट अल्टीमेटली आई थॉट ही हैड अ वेरी गुड आइडिया कि कम अज़ कम हम एक फ़िक्स रेट रजीम लाकर इनको ताजिर भाइयों और बहनों को इस स्कीम में ले आए हैं। अगर देखें जो 2022 में हो गया या नहीं हुआ, अगर वो हुआ होता तो जो मैंने अभी बात की है, जो बॉयंसी वाली चीज़ आती है, आज ये एक खातिर खा ऑलरेडी हमें एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही होती एंड दे वुड हैव बीन ऑलरेडी पार्ट ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम। तो अब खैर इन एनी केस 2024 है, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं जी। इसमें देखिए शाहजेब साहब, हम अब पीछे वापस नहीं आएंगे और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर हम पीछे वापस आ गए तो ये जो आपने सवाल मेरे से शुरू में किया था कि सैलरीड क्लास का क्या होगा, तो फिर यही होगा, द सेम विल हैव टू पे फॉर मोर। सर एक और अहम मसला है, तो इसलिए वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू मेक इट हैपन। एक और अहम मसला है सूबों के कंट्रीब्यूशन का। ज़ाहिर है एनएफसी के बाद वो 57% से ज़्यादा ले जाते हैं जो भी रेवेन्यू होता है, मगर उनका टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अगर भारत का टैक्स टू जीडीपी 18% है, पाकिस्तान का 9%, अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग टैक्सेस और नॉन टैक्स इनकम 12% है, तो भारत में भी जो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है वो 12% ही है। 6% कंट्रीब्यूशन स्टेट्स का है, रियासतों का है, सूबों का है। पाकिस्तान में सूबों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। ये जो आप नेशनल फिस्कल पैक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसकी जिम्मेदारी सूबे ले लेंगे, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जिसमें सूबे वादा कर रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे? देखिए जी, ये बहुत अर्ली स्टेजेस हैं मुशावरत की। तो शाहजेब साहब, ये एक हमने बातचीत शुरू की है। जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ये कोई भी यूनिलैटरल डिसीजन नहीं हो सकता, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया हूँ, तो मैं आई जस्ट यूज़ द कॉर्पोरेट लिंगो कि हमें एंटरप्राइज वाइड थिंकिंग करनी पड़ेगी। ये कहना कि द होल इज़ ऑन योर साइड ऑफ द बोट व्हेन खुदा न खास्ता द होल बोट इज़ सिंकिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर पाकिस्तान। तो हमें सबको मिलकर बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस इसको शाहजेब साहब दोनों साइड पे देखना पड़ेगा कि जो रेवेन्यू के मौके हैं प्रोविंसेस के पास, उनको उसको पूरी तरह देखना चाहिए, उसको और उसको जो पोटेंशियल है रियलाइज़ करना चाहिए। इसी तरह जो एक्सपेंडिचर शेयरिंग है, जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं
उनको उन पे ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए और ये हम उनके साथ मुशावरत में हैं और आगे मुशावरत में लेकर जाएंगे। इसी तरह मगर हाथ से बचती है। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ शाहजेब साहब कि दोनों चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता हम सूबों से कहीं आप ये करें और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उन सारी मिनिस्ट्रीज़ को लेकर बैठी रहे जो एक्चुअली डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं। तो हमें भी अपनी साइड पे, जो मैंने आज बजट की तकरीर में कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ी बाख्तियार कमेटी बना दी है कि जिसमें वी मेक सम वेरी फंडामेंटल चॉइसेस एंड डिसीजंस एट द फेडरल लेवल कि हमें इन मिनिस्ट्रीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो then after the 18th amendment and after the NEFC award we should make very fundamental decisions। तो हमें भी ये काम करने हैं as part of that national fiscal pact। ये बड़ी अहम बात है, वफाक भी करे, मगर सूबों से मुशावरत पहुंची किस हद तक है? क्योंकि पाकिस्तान में जो एनुअल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर टैक्स है सूबों का वो 126 अरब रुपए है, और अकेली जो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अथॉरिटी है उसका 180 अरब रुपए है, अकेले मुंबई अथॉरिटी का। हमारे सारे सूबे मिला के 126 अरब करते हैं, वो उसके बराबर नहीं पहुंचते। तो कितना करेंगे वो जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई वादा, कुछ बात हुई है? नहीं जी, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन शाहजेब साहब मैं हमेशा आई एन्जॉय टॉकिंग टू यू बिकॉज आपकी माशाल्लाह रिसर्च ऐसी होती है कि आपके पास ऑलरेडी फिगर्स सारी मौजूद हैं विच स्पीक फॉर देमसेल्व्स, राइट। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है इस टॉपिक पे, लेकिन ये हमारी मुशावरत जारी है जी, और इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन एज ए सेड नो डिसीजंस कैन बी मेड यूनिलैटरली। सब इन्फ्लेशन 12% का आपने टारगेट रखा है। स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी अनाउंस हुई जुलाई से, उन्होंने बजट को मद्देनजर रखते हुए इस बात का इजहार किया कि शायद इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। अब आप भी जब 12% पर रख रहे हैं, अगले साल की इनकम में 9,775 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी के लिए रख रहे हैं, जो कि टोटल एक्सपेंसेस का 50% है, टोटल टैक्स कलेक्शन का तकरीबन 80% है, यानी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में हम अगले माली साल में भी नहीं देख रहे हैं आते हुए। नहीं, देखिए ये इन्फ्लेशन तो ये बात हो रही है एवरेज इन्फ्लेशन की, बिकॉज ये 12% तो एट ए पॉइंट इन टाइम इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी मई में 12% आ चुकी है उस महीने के लिए। सो एवरेज इन्फ्लेशन हम इसी तरह देख रहे हैं, एंड इंशाल्लाह in the next fiscal year we see that, and I think the MPC, at least in the previous one, they also thought कि early 25-26 में, so next fiscal year में they start seeing it going into the single digit। साहब, और आखिरी क्वेश्चन, ये जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा है, IMF को एतमाद में लिया आपने, 25% इजाफा किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ की सैलरी में। ये भी बता दीजिएगा ये ग्रॉस पर है, किस तरीके से होगा? जी, इसका तो खैर आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स कि ये किस लेवल पे होगा, लेकिन आई थिंक दिस वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज जो एवरेज इन्फ्लेशन रही है इस माली साल में, उसमें इनके लिए टू मेक देम होल, this was an important step that we thought we had to take as the federal government। तो बाकी तो जी देखें ये सारी डिटेल्स हैं, और ये डिटेल्स जो हैं हमारी अभी जब बजट पेश हुआ है इस पे जो भी लोगों की इस पे मुशावरत जो है वो जारी रहेगी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जारी रहेगी। उन स्टेक होल्डर्स में IMF इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, लेकिन एज आई सेड वी आर ब्रॉडली अलाइंड in terms of where we are and how we want to move forward for the next fiscal year जी। और सब पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से 80 रुपए होगी, मगर क्या सेल्स टैक्स में भी लगाया जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर? नहीं जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे इस वक्त सेल्स टैक्स लगाने की कोई तजवीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया। औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका इंटरव्यू सुना। वो कह रहे हैं कि वो टैक्स हदफ हासिल करने की भी कोशिश की जाएगी, और जो बजट अनाउंस किया गया है वो जो इन लाइन है जो भी मुज़ाकरात IMF के साथ हुए थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, और हम खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। आज बजट पेश किया गया, और शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की अहम इत्तेहादी है, जिसकी मौजूदगी बहुत लाजमी है कि बजट पास करा पाए, क्योंकि सादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी की मौजूदगी से हुकूमत के पास बनती है, वो बजट के लिए राज़ी नहीं थी। फिर उनको मनाया गया, मगर फिर खबर आई कि वो पूरी तरह नहीं माने हैं, आधे माने हैं। बहरहाल
बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर इजलास में शिरकत नहीं की। जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वो तो घर जा रहे हैं। मगर एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है कि डायलॉग किया जाए और अचकज़ई साहब डायलॉग करें, वो उसकी क़यादत करें, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अहम इत्तेहादी हैं। मगर क्या मामलात आगे बढ़ सकते हैं और गारंटी कौन देगा? आज गौहर खान साहब से भी सवाल हुआ, देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। खान साहब अचकज़ई साहब को आगे करके पीछे से क्या साथ देंगे, ये क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि एतमाद उन पे कैसे किया जाएगा? हमारा एक अपना अंदाज है, उसके हिसाब से हम करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब ही करेंगे जो करेंगे। खान साहब की गारंटी कौन देगा सर, क्योंकि क्वेश्चन गारंटी का ही है। नहीं, गारंटी वारंटी नहीं होगी, पावर सियासत में चलता रहता है। तो खान साहब तैयार है फिर मुकम्मल तौर पर, क्योंकि उन पे एक सवाल उठते हैं ना, पहले भी मुज़ाकरात हुए थे तो उन्होंने दरमियान में कह दिया था कि उठ जाए फोन। नहीं देखे, ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूंकि इत्तेहादी भी है, वो इत्तेहादी एक पॉइंट आउट टेकअप करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी को रोक जाए। वो अपने अंदाज से वो आगे बढ़े तो बहुत बेहतर है। इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साबित ज़ेकार हामिद मीर साहब मौजूद। मीर साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा एक तरफ से जो डायलॉग की बात है उस पर बात करने से पहले आज ये क्या हुआ है? पीपल्स पार्टी बजट के हवाले से नहीं मान रही थी, फिर मानी कुछ नहीं मानी। ये आगाज़ है ताल्लुकात की ख़राबी का या बस ऐसे ही कुछ इशारतन कर दिया, सिंबॉलिक था और पीपल्स पार्टी साथ रहेगी हुकूमत के? देखें, जो आम ख्याल है वो ये है कि शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो एक दूसरे के साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अंदर से एक ही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामलात हैं वो काफ़ी दिन से ख़राब हैं। और आज जो 3 लोग गए इजलास के अंदर, उस पर भी राज़ी नहीं थे बाकी जो पीपल्स पार्टी के MNAs थे। तो 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे कि पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ नहीं बल्कि सख्त नाराज़ है। और एक मैं आपको बात बता दूं कि आज जो पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास था उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने तमाम MNAs को ये इजाज़त दी है कि अगर आप इस हालिया बजट की मंजूरी के खिलाफ वोट देंगे तो मैं आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब है कि भले पीपल्स पार्टी जो है वो ऊपर से ये कहे कि जनाब हम हुकूमत के साथ हैं और वो कहे कि जनाब हम बजट का साथ देंगे, लेकिन अगर कोई पीपल्स पार्टी का MNA जो है वो बजट के खिलाफ वोट देता है तो कोई उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि बिलावल साहब ने एक बड़ा सख्त जो है वो स्टांस लिया हुआ है। अब जो उसकी वजूहात हैं ये शुरू होती हैं लाहौर से, ये इस्लामाबाद से या कराची से या कोयटा से शुरू नहीं होती। ये जो थोड़े दिन पहले हद के इज्जत का कानून था, इस पे गवर्नर पंजाब जो हैं सरदार सलीम हैदर, उन्होंने कोशिश की कि बिल पे दस्तखत से पहले कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकल आए और उन्होंने उसको फैसिलिटेट करने की भी कोशिश की। लेकिन फिर जब वो 2-3 दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर गए और उनकी जगह पे कायम मुकाम गवर्नर बने मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, तो उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए। तो यहाँ से एक खलीज पैदा हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अब मीडिया में और जो सहाफ़ती तंजीमें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि हम मुस्लिम लीग नून के हर काम में बराबर के शरीक है। यहाँ से तो बात शुरू होती है। दूसरा फिर मसला ये है कि जो औरंगजेब साहब हैं जो वजीर खजाना बने हैं, इनके साथ अंडरस्टैंडिंग ये थी थ्रू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि बजट बनाने के अमल में वो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन औरंगजेब साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी को तो छोड़ें, उन्होंने तो अपनी पार्टी के लोगों को भी इसमें एतबार में नहीं लिया। और खुद उनकी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो हमें कहते हैं ये औरंगजेब साहब जो हैं ये तो हमें किसी को समझते नहीं है, क्योंकि इनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, ये टेक्नोक्रेट हैं और इनको लाया इसलिए गया कि इनको जो IMF ने कहना है इन्होंने वही काम करना है। तो वही बात आज पीपल्स पार्टी ने भी की है। और अब आप देखें कि मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि बिलावल साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि आज हमने हाउस के अंदर नहीं जाना। फिर शहबाज शरीफ साहब ने सदर आसिफ जरदारी साहब से रब्ता किया और फिर इसहाक डार साहब जो हैं वो बिलावल साहब के पास उनके दफ्तर में गए। तो आज औरंगजेब साहब जो बज़ाहिर वजीर खजाना है वो बजट स्पीच करने में कामयाब हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब की वजह से। तो ये जो एक पाकिस्तान में बड़े अरसे से एक तासुर फैलाया जा रहा है कि जी जो टेक्नोक्रेट होता है वही जनाब पाकिस्तान का खजाना जो है और पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक कर सकता है, ये आज थ्योरी और ये मफरूजा और ये सोच और ये अप्रोच मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। क्योंकि आखिर में काम कौन आया? इसहाक डार काम आए औरंगजेब साहब के।
इसहाक डार साहब को काटने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए औरंगजेब साहब को वजीर खजाना बनाया गया था। लेकिन आज वही इसहाक डार साहब जो है उनके काम आए, और इसहाक डार साहब ने बिलावल साहब को तरीके से किसी तरीके से उन्होंने मना लिया कि प्लीज खुदा के लिए आप 2 या 3 बंदे जो हैं वो हाउस में भेज दें। लेकिन अभी भी मसला जो है वो खत्म नहीं हुआ, और औरंगजेब साहब जो हैं वो ये ना समझें कि वो किसी को जवाब दे नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को या IMF को जवाब दें तो वो जो चाहेंगे वो करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। और अभी बहुत से लोग जो हैं खासतौर पे तहरीक इंसाफ वाले वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अंदर से एक है। मामला ऐसा नहीं है, आपको आने वाले दिनों में बहुत से मजीद सरप्राइजेज भी मिलेंगे। मतलब जो सरप्राइजेज होंगे वो ज़ाहिर है औरंगजेब साहब से ज़्यादा तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मसला होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब आपको लग रहा है कि नहीं मैनेज कर पाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये इख्तिलाफात का आगाज़ है ना कि बस शुरू हुआ और ख़त्म हुआ मामला? शाहजेब भाई, मैं पहले भी बड़े मुअद्दबाना अंदाज में ये कह चुका हूँ कि जो खबरें मीडिया पे आती हैं, आप और मैं जिन खबरों पे तबसरे करते हैं, आम तौर पे वो खबरें जो हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और हो रहा होता है। पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो मसाइल हैं वो मैं सारे के सारे खुल के बयान नहीं कर सकता। सिर्फ आपको मैं बहुत मलफूफ अंदाज में ये बता देता हूँ कि इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के कराची से जो एक MNA साहब हैं वो अपनी, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो अपनी पार्टी की हाई आला सतह की क़यादत के साथ बैठे हुए हैं और उनको ये बता रहे हैं कि सिंध और कराची में कुछ वफाकी इदारे जो हैं वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, उन पर झूठी FIR दर्ज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पीपल्स पार्टी के MNA का मसला नहीं है, ये बहुत से MNAs का मसला है जिनका ताल्लुक कराची से है, सिंध से है। कुछ वफाकी इदारे जो हैं उनको तंग करते हैं सिंध में और कराची में, और वजह उसकी क्या है? वजह आपको अच्छी तरह पता है कि उनका ये ख्याल है कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और एक जो और भी शिकवा है पीपल्स पार्टी का वो ये है कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी कैबिनेट के वजीर जो हैं वो बजाय कि खुद हमारे से बात करें कि जनाब इस इशू पे हमें आपकी ये मदद चाहिए, वो कहीं और से हमें फोन करवाते हैं, और वो रिक्वेस्ट नहीं करवाते, वो हमें ऑर्डर करवाते हैं। और जब वो ऑर्डर आता है तो उसके बाद जब पीपल्स पार्टी उस ऑर्डर को नहीं मानती तो फिर उसके जो MNAs हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। तो ये मामला काफी सीरियस है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं जो ये समझते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस ही की पॉलिसी पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है, वो मिस हैंडल कर रहे हैं, मिस ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इसका जो अल्टीमेट नतीजा है वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब भुगतेंगे। और तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को अब ये मैंडेट दिया है कि मुज़ाकरात किए जाएं। कल राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हम अचकज़ई साहब के लिए का एहतराम का रिश्ता है, अच्छा ताल्लुक़ रहा है, हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और जो भी रास्ता है, जो भी मुतालबात हैं, उसका रास्ता डायलॉग से निकलेगा। आपके ख्याल में कुछ हो सकता है, कोई नतीजा निकल सकता है या नहीं निकल सकता? देखिए, इमरान खान साहब की पार्टी ने और इमरान खान साहब ने जहां मुज़ाकरात करने थे वहां उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, अभी भी मुज़ाकरात जो हैं उनके चल रहे हैं, लेकिन उनका एक पब्लिक स्टांस है वो कुछ और है। तो अब अगर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, असल में फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब और उनके कुछ जो साथी हैं उनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेख्तियार है और मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं, तो मुज़ाकरात उनसे करने चाहिए जिनके पास इख्तियार है। अब अचकज़ई साहब जो हैं उनकी अप्रोच कुछ मुख्तलिफ है, ये मैं जो मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है तो मैंने उनकी बात समझी है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। अचकज़ई साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, नवाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी साहब के साथ। उन्होंने ये दोनों नाम मेंशन किए हमारे सामने कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब से मुज़ाकरात करने चाहिए। जब उन्होंने ये बात की तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने उस वक्त खामोशी इख्तियार की, बाद में मुझे कहा हम अचकज़ई साहब से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन अचकज़ई साहब कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्होंने इमरान खान साहब को मना लिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये इत्माम हुज्जत होगा, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक तरफ अचकज़ई साहब जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनके साथ जो हो रहा है, उनकी अदालत से जमानत होती है, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये एक इत्माम हुज्जत है, वो अचकज़ई साहब करके देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सूरत हाल में अचकज़ई साहब की कोशिश कामयाब होगी। हो सकता है उनकी
नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो जाए, हो सकता है वो जरदारी साहब को भी मिल ले, लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगे। अल्टीमेटली हो सकता है कि ऐसे हालात बन जाएं कि चकजई साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को और आखिर में फिर पीपल्स पार्टी को भी खींच लें अपनी तरफ। तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें आइसोलेट होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मिमी साहब, आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।